हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो आपका आगामी पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का, उसके लिए आप डट के पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, उसी कदम में मैं आप सभी के लिए यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई एक परीक्षा के पेपर को आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उसके आपके सामने टॉप 45 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं और जल्द ही इसका मैं सेकंड पार्ट भी देने की आपको उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज के इस पेपर को, जो कि आपका है आगामी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, जो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ये हिंदी के सेक्शन से रहने वाला है। ये है, निशित न बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु पे हम पे जब ते श्याम सिधारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर रस पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। तो इनमें कौन सा हमारा होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा रस इसमें है। तो आप सभी को पढ़ के ही लग रहा होगा कि इसमें वियोग श्रृंगार रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सा होगा आंसर। आंसर हमारा पहले का बी होने वाला है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह है, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है। तो तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर तीन बेर और तीन बेर दो बार आ रहा है वर्ड। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर होता है हमारा यमक अलंकार। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर जो वाक्य है ये कौन सा है। इसमें आप सबको ध्यान आ रहा होगा कि इसमें आज्ञा दी जा रही है। तो यह होगा हमारा क्या, आज्ञावाचक हमारा वाक्य। आप सभी को बता दूं कि वाक्य के दो दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा अर्थ के आधार पे, और एक होता है हमारे क्या, रचना के आधार पे। रचना के आधार पे जो हमारे वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पे जो हमारा वो होते हैं वाक्य के भेद, वे 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर्स के लिए, क्योंकि वाक्य के भेद भी पूछा गया है कितने बार। ठीक हो गया। अगला हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आशीर्वाद। ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि जो आशीर्वाद है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पर दूसरा वर्ड लिखा गया है अनुग्रहित। तो आप सभी को ध्यान आ रहा होगा कि जो अनुग्रहित लिखा गया है यह बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि जो अनुग्रहित लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, अनुग्रहित ऐसे होता है। ठीक हो गया। ठीक, तो ये हमारा जो चौथे का आंसर रहने वाला है वो कौन सा है। चौथे का आंसर बिल्कुल बी सही रहेगा। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रजनीश का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। आपके पास ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं, डी। तो आपको बताना है कि इनमें से रजनीश का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो वह होगा रजनी प्लस ईस। तो कौन सा वाला होगा, पांचवे का जो ए आंसर दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला हमारे पास छठा क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो जो विसर्ग संधि है इसका उदाहरण कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो एक एक है तो यह क्या होगा, यह विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा। मनोयोग, मनोयोग जो है इसका क्या होगा, मनोह प्लस योग, ये हमारा क्या होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है यह विसर्ग संधि का उदाहरण बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, हम छठे का आंसर रहेगा बी। अगला हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग से शब्द बनेगा या बनेंगे। तो जो प्र उपसर्ग से शब्द या शब्द बनेंगे, पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उपसर्ग होते हैं वो क्या लगते हैं, शब्द मतलब वाक्य के मतलब शब्द के जो स्टार्टिंग में जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रख्यात और प्रस्थान, ये दोनों के दोनों क्या होगा, प्र धन ख्यात। ठीक हो गया। ये हमारा क्या होगा, पहला वाले का हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास प्रस्थान, प्रस्थान। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रस्थान हो जाएगा। तो आप सभी का जो सी आंसर बिल्कुल रहेगा, सही रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो सातवें का आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है।
अब हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन है यह लिखा गया है आता जाता और बहता में प्रत्यय शब्द क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रत्यय हमारा लगता है वो शब्द के क्या लगता है, पीछे लगता है, अंतिम में लगता है। ठीक हो गया, क्या लगता है, अंत में ये लगता है। ठीक हो गया, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आता जाता और बहता में प्रत्यय कौन सा होगा। तो इसमें हमारा ता प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। 9वां क्वेश्चन है राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है। तो यहाँ पर समास पूछा गया है, तो राजा और प्रजा में जो समास होगा वो कौन सा समास होगा, वह होगा हमारा कौन सा, द्वंद्व समास। तो 9वें का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक हो गया, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला हम अगर बात करें द्वंद्व समास के और उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो जैसे हमने कहा माता पिता, ये भी होता है, भाई बहन, ये भी हमारा हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है महापुरुष, महादेव, चरण कमल और प्रतिदिन। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आपको बता दूँ कि महापुरुष, चरण कमल और महादेव ये तीनों के तीनों क्या हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण, जबकि प्रतिदिन हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रतिदिन है वो किस समास का उदाहरण है, तो यह हमारा अवयवी भाव समास का उदाहरण है। किसका है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ठीक हो गया। 11वां क्वेश्चन है माँ का के पर्यायवाची शब्द हैं। जो माँ के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि माँ को हम अम्मा भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं। और तो इसका आंसर बिल्कुल क्या रहने वाला, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। तो 11वें का आंसर डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा। तो किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जो एक शब्द होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनुमोदन करना। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ये जो आपको मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहा हूँ ये आपके आगामी कोई भी पेपर हो, चाहे हमारा वीडियो वीपीडीओ का पेपर हो, सचिवालय का पेपर हो, वन दरोगा का पेपर हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का ही पेपर हो, इसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर हुए रहते हैं तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आयोग के द्वारा दोबारा से उठाए जाते हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक हो गया, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों आपको एक बात और कहनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि आपके एग्जाम से संबंधी मैं यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम दोबारा से चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला हमारे पास जो 13वां क्वेश्चन है वह है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से आए। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का क्या अर्थ है, पहले तो बात आपको ये याद रखना कि ये लोकोक्ति है। ठीक हो गया, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अर्थ होगा इसका क्या होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, इसका बिल्कुल सही अर्थ होगा। अगला हमारे पास 14वां क्वेश्चन है भारत में जिस स्त्री के साथ बलात्कार हुआ हो उसे कोर्ट में कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हमारा क्या, अभियोक्ति। क्या कहा जाता है, अभियोक्ति कहा जाता है। ठीक हो गया, अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है भारत में स्टॉक एक्सचेंज का संचालन नियमन किस एक्ट के तहत होता है। तो भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज का संचालन होता है वह किसके तहत होता है, वह होता है हमारा किसके तहत। आप सभी को पहले चारों के चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो जो भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज का संचालन होता है वह होता है किसके तहत, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के तहत। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल रहेगा, जिससे हम क्या कहते हैं, सेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेबी। आप सभी को अगर पूछूं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना होती है और 1992 में यह अपना कार्य शुरू करना प्रारंभ करता है भारत में। ठीक हो गया। अब एक बार एक पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि जो सेबी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो सेबी का मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ठीक हो गया, आपको इतना ध्यान रहना चाहिए क्योंकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक हो गया, अगला हमारे पास जो 16वां क्वेश्चन है वह है
भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? तो जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार धन का जो संकेंद्रण है किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? तो आप सभी के सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा क्या? कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना का। किसका करता है? किसका उल्लंघन करता है? कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना का। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, भारत में सामान्य सिविल संहिता रखने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सामान्य सिविल संहिता है उसको रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वह है हमारा कौन सा? गोवा। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है, तो आगे भी आपसे पूछा जा चुका है, तो आगे भी आपसे पूछने की पूरी संभावना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में सामान्य सिविल संहिता रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। ठीक हो गया। अगर मैं बात कहूँ कि गोवा की जो राजधानी है वो कहाँ है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। क्या है? पणजी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे हम अब बात करें 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधि सरकार के उपक्रमों के दायित्वों और अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा इसमें से विधि सरकार के उपक्रमों के दायित्व और अधिकारों से संबंधित है? तो आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा विधि सरकार के उपक्रमों के दायित्व और अधिकारों से संबंधित है। तो वह है हमारा कौन सा? वह है हमारा प्रशासनिक विधि। जो ऑप्शन सी दिया गया है ये बिल्कुल सही रहने वाला है। दोस्तों, आप सभी को थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल हाई लग रहा होगा, लेकिन अभी अगर आप पेपर देख रहे होंगे जो यूकेपीएससी आयोग करवा रहा है उसमें हर सेक्शन में प्रश्नों का लेवल बहुत हाई कर दिया गया है। तो आपको अपने जो अभी तक पेपर हुए हैं यूकेपीएससी आयोग के द्वारा उनको भी देख के जाना है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जो भी हमारा सेक्शन रहता है वहाँ पे यूकेपीएससी आयोग के द्वारा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उनको देख के जाना है। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, विधि के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो विधि के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या हैं? आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन से विधि के मुख्य स्रोत हैं। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है, रूढ़ि, विधान और नज़ीर, ये हमारे क्या विधि या लॉ के मुख्य स्रोत हैं। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस देश ने बैडमिंटन मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि उस समय जो बैडमिंटन मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो 2018 में देश था वो था हमारा भारत था। ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अभी आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। पूछा गया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के मुख्य सचिव कौन है? तो यह उस समय 2018-19 में पूछा गया था, तो उस समय इसके जो मुख्य सचिव थे वो थे अनुपमा भटनागर। ठीक हो गया। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर नाम पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर नाम पुस्तक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी मृणाल पांडे के द्वारा, 22वीं का सॉरी मीता पंडित के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? मीता पंडित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हमारे पास 23वां क्वेश्चन है, भारत की 5G रेडियो प्रयोगशाला किस आईआईटी संस्थान में स्थापित की गई है? तो भारत की जो पहली 5G रेडियो प्रयोगशाला किस आईआईटी संस्थान में स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी हमारी किस में? आईआईटी दिल्ली में। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह से तात्पर्य है? तो जो भारत में बाल विवाह है इससे तात्पर्य क्या है कि इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से जो ऑप्शन ए है हमारा वो बिल्कुल सही दिया गया है कि ऐसी शादी जिसमें कोई भी एक पक्ष बाल्यावस्था में हो। ठीक हो गया। अगला हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की अधिकारिता किसके द्वारा विस्तारित अथवा निर्बंधित की जाती है? तो भारत में जो उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है वह किसके द्वारा की जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर दिया गया है, संसद, इसके द्वारा इसको विस्तारित और निर्बंधित किया जाता है। अगला हमारे पास 26वां क्वेश्चन है, वह है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में आच्छादित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया चल संपत्ति, ऑप्शन बी अचल संपत्ति, सी ए बी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में जो आच्छादित है वो कौन सा है?
तो यहाँ पे हमारा चल संपत्ति और अचल संपत्ति 1882 के संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला है हमारा, ए बी दोनों। अगला हमारे पास 27वां क्वेश्चन है, दहेज हत्या के कौन केस में कौन सा सबूत सजा के लिए पर्याप्त होगा। तो दहेज हत्या के दौरान अगर कोई एक सबूत मिल जाए, वो कौन सा, पीड़िता का मृत्यु के पूर्व का जो कथन है वह एक जो हमारा जो आरोपी है उसके लिए सजा के लिए पर्याप्त होता है। 27वें का आंसर ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। यहाँ पर भारत के राज्यों के नाम न दे करके यहाँ पर बाहर देशों के नाम भी दिए गए हैं। तो कर्क रेखा किन किन से होकर गुजरती है। तो 28वें का जो आंसर हमारा डी है वह है क्या, भारत और सऊदी अरब से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है दिए गए ऑप्शनों में से। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो 29वां क्वेश्चन है, तो 29वां क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है तो उसे कहा जाता है क्या, उपसौर उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और एक घटना और होती है अपसौर। ये क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब दूरी सर्वाधिक होती है उसे अपसौर कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी सबसे कम किस माह में होती है। तो यह होती है हमारी कब, जनवरी माह में। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, जनवरी माह में होती है। ठीक हो गया। और अगर मैं पूछूं कि इसकी डेट क्या है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो उपसौर की घटना होती है वह किस तारीख को होती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है 3 जनवरी को जो है उपसौर की घटना होती है। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप सभी के लिए। अगला हमारा 30वां क्वेश्चन है, वातावरण में अक्रियशील गैस उपस्थित है। तो जो हमारे वातावरण है इसमें जो अक्रियाशील गैस है वो कौन सी है, आर्गन हमारी अक्रियशील गैस है। ऑप्शन जो हमारा डी है ये बिल्कुल सही दिया गया है। अगला 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य शब्द की जो परिभाषा दी गई है तो किस में दिया गया है। अगर आपने पटवारी का पेपर दिया होगा तो वहाँ पे हमसे अनुच्छेद 1 के बारे में पूछा गया था, सॉरी अनुसूची क्या बोलते हैं, भाग 1 के बारे में पूछा गया था कि राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन किस भाग में दिया गया है। तो भाग 1 में दिया गया है और अनुसूची 1 से भी वहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान में राज्य शब्द का जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 32वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया जो ऑप्शन बी है, 32वें का आंसर बी बिल्कुल सही दिया गया है कि केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी हम भारतीय संविधान के द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से पूछा गया, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास 33वां क्वेश्चन है, भारत में पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण करने हेतु धारा 125 CRPC 1973 के अंतर्गत कब तक बाध्यकारी है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विधि जो हमारे लॉ के पेपर्स होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया गया है, सॉरी डी दिया गया है कि स्त्री का पुनर्विवाह होने तक उसका पति जो तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण के लिए बाध्यकारी रहता है। तो 33वें का जो आंसर डी दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। अगला हमारे पास 34वां क्वेश्चन है, चिकित्सीय गर्भ समापन एक्ट 1971 के अनुसार गर्भपात है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अच्छे जैसे यूके पीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स होता है, जहाँ पर भी प्रीलिम्स के पेपर होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चिकित्सीय गर्भ समापन एक्ट 1971 के अनुसार जो गर्भपात है वो क्या है, यह हमारा परिस्थिति जन्य है। 34वें का आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, क्या है, परिस्थिति जन्य है। 35वां क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सुपर कंप्यूटर के पिता हैं वो किन्हें कहा जाता है। तो सैमुअल क्रे, जो ऑप्शन सी दिया गया है, इनको सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यह है इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो इंटरनेट के पिता के रूप में जो जाने जाते हैं वो हैं हमारे कौन, विंट क्रैफ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। जबकि सुपर कंप्यूटर के पिता सैमुअल क्रे।
ठीक हो गया। अगला हमारे पास 37वां क्वेश्चन है, एप्पल आईएनसी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया एवं प्रयोग में लाया जाता है। तो एप्पल के द्वारा जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया उसे हम क्या बोलते हैं, iOS। ठीक हो गया। जो आईफोन जो होते हैं उनमें iOS काम करता है, जबकि हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं उनमें कौन सा काम करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। तो हमारा इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, 37 का आंसर बी बिल्कुल सही है। तो अब हमारा जो 38वां क्वेश्चन, तो जो हमारा 38वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्य क्या है। तो जो नालसा है, इन ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या इसका कार्य है, तो वह पहला ऑप्शन दिया गया है, देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करना। ऑप्शन बी दिया गया है, विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का गठन करना। और सी दिया गया ए बी दोनों। तो नालसा का जो कार्य है वो क्या है, तो 28वें का जो आंसर है सी बिल्कुल सही दिया गया है। क्या पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, ये इसका कार्य है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो 39वां क्वेश्चन है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के तहत लोक अदालतें किस प्रकार के मामले का निस्तारण कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो 39वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि जो हमारा कानूनी सेवा प्राधिकरण है उसके तहत धारा 19 के तहत लोक अदालतें किस प्रकार का निस्तारण कर सकती है। तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया बैंक वसूली मामले, दूसरा दिया गया सेलुलर कंपनियों के विवाद के मामले, तीसरा दिया गया पेंशन संबंधी मामले। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा जो डी है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर हमारा 40वां क्वेश्चन है, पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किस प्रसिद्ध न्यायविद द्वारा लिखी गई है। तो जो रोजेस इन दिसंबर पुस्तक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है हमारी किसके द्वारा, ऑप्शन बी MC छांगला जी के द्वारा। अगला हमारा 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गार्जियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है हर बार। तो भारतीय संविधान का जो गार्जियन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है भारतीय संसद को, भारतीय संसद को नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट को, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है इसको भारतीय संविधान का गार्जियन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा 42वां क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति का सूत्रपात के द्वारा होता है। तो भारत में जो राजकोषीय नीति है इसका सूत्रपात किसके द्वारा होता है, तो यह होता है हमारा किसके द्वारा, यह होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजकोषीय नीति का सूत्रपात। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR से संबंधित है। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वह संबंधित है हमारे किससे, IMF से। ठीक हो गया दोस्तों, तो IMF। ठीक हो गया। तो जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अगर पूछा जाए कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इंटर मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। ठीक हो गया। और अगर बात कहें कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है WTO, जो WTO का पूछा गया था कनिष्ठ सहायक के जो पूर्व में एग्जाम हुआ था कि WTO की जो स्थापना हुई है कब हुई है, तो वो हुई है कब, 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों। इससे पहला ऑप्शन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1935 में हुई है। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी, किस आयोग की संस्तुति के द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी यंग हिल्टन आयोग की संस्तुति पर। किसके, यंग हिल्टन आयोग। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ऑप्शन ए दिया गया है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है 1944 में होती है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 43वां क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हमारे पास जो 44वां क्वेश्चन है NTPC से तात्पर्य है। तो जो NTPC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो इसके होता है। और अगर बात की जाए कि जो NTPC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। ये